दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विचार मंथन द पर्सपेक्टिव पर स्वागत है। हाल में मीडिया में कुछ ऐसी तस्वीरें आईं जिसने पूरे देश का दिल छलनी कर दिया। है और एक सूटकेस है और तस्वीर जरा गौर से आप देखिए। जब मां के पीछे चलते चलते वो बच्चा थक जाता है, सूटकेस को ही बिछौना बना देता है। सत्ता की विफलता और सफलता की कहानी तो सब सुना रहे हैं, पर आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जिसके बारे में मुख्यधारा की मीडिया भी बात नहीं कर रही। उसने बार बार विपक्ष को चर्चा और राय विमर्श के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि वो तानाशाह नहीं, क्योंकि इसे देश की फिक्र है, क्योंकि देश नीति उसके लिए राजनीति से ऊपर है। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि सदन बहस के लिए होता है और जब सदन नहीं चलता है तो सत्ता पक्ष का नुकसान तो बहुत कम होता है, देश का नुकसान बहुत होता है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान सांसदों का होता है, उसमें भी विपक्ष के सांसदों का होता है, क्योंकि उनको जनता की आवाज उठाने से रोका जाता है। और इसलिए संसद में कितने ही विरोधी विचार क्यों ना हो, कितने ही नाराजगी क्यों ना हो, लेकिन वो प्रकट होना ये आवश्यकता है। सदन एक ऐसा फोरम है जहां तर्क रखे जाते हैं, जहां तीखे जवाब दिए जाते हैं। एक ऐसा फोरम है जहां सरकार पर सवाल किए जाते हैं। कोविड-19 के केस में भी उसने विपक्ष को सर्वदलीय बैठक के लिए बुलाया था। कुछ आए नहीं, कुछ चुप्पी साधने आए और कुछ सलाह देने के बजाय बस गलतियां निकालने, और अन्य लोगों की सलाह भी कुछ बड़ी ही अजीबोगरीब थी। जैसे आदरणीय सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा और क्या सलाह दी आप खुद ही देख लें। प्रथम चरण के लॉकडाउन से खत्म होने के ठीक 7 दिन पहले 7 अप्रैल 2020 को सोनिया गांधी ने यह पत्र लिखा प्रधानमंत्री के लिए। इसमें उन्होंने 1250 करोड़ रुपए जो साल में सरकार खर्च करती है विज्ञापनों पे, उस पर रोक लगाने की मांग की। सोनिया ताई विज्ञापनों को पढ़ के ही एक आम आदमी उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जाने कितनी योजनाओं की जानकारी पाता है, संसद के बजट सेशन से नहीं। आप इसी पे रोक लगवा रही हैं। ताई आपको भी पता है विज्ञापन सरकार का संदेश पहुंचाने के लिए ही होते हैं, इसलिए इस सलाह में सलाह कम और राजनीति ज़्यादा दिखती है। ये क्या सलाह थी ताई? कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में कौन कहाँ जा रहा है? पर ताई, जिस तरह आपने अपने सलाह में प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का व्यय दिखलाया है, तय है ताई राजनीति तो खूब की आपने, पर सलाह के नाम पे फूटी कौड़ी न दी। 5वीं सलाह रही पीएम केयर फंड की। एक बात ना आई समझ मेरे तो सोनिया ताई, आखिर पीएम केयर फंड से क्या समस्या है? इसकी न्यूनतम दान की राशि 10 रुपए, जबकि पीएम रिलीफ फंड की 100 रुपए। रही बात आपके चंपुओं के द्वारा फैलाए जा रहे प्रपंच की कि पीएम केयर फंड का ऑडिट ना हो पाएगा, यहाँ आप देख लें किस तरह इस बारे में चर्चा की गई, कैग उसका ऑडिट ना कर पाएगा। तो ताई, इतने सालों में तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की भी ऑडिटिंग कैग नहीं कर सकता था, परंतु किसी ने इस पे तो सवाल खड़े नहीं किए, जबकि 2014 से 19 के बीच प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष में ज़्यादा पैसे आए, क्योंकि राष्ट्र का प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास बढ़ा। यहाँ आप स्वयं देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री केयर फंड और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष दोनों के ही ऑडिट कैग नहीं कर सकती। ये देखें, फिर क्यों इतने हो हल्ले?
फिर भी बहुत बढ़िया ताई, आपने जो सलाह दी उससे लगभग 21,000 करोड़ बच जाते हैं। पर ताई, सलाह कोरोना से निपटने को मांगा था प्रधानमंत्री ने, न कि पैसे बचाने को। ऐसा नहीं ताई कि आपके ज्ञान के बिना वो नीतियाँ न बना पाता, उसने बनाया भी, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट में उसकी तैयारियों को दुनिया में सबसे बेहतर भी माना गया था। जब बात इस पर हो रही है कि कोरोना के खिलाफ दुनिया भर की सरकारों ने कैसे कदम उठाए, कैसे काम किया, तो एक रिसर्च ने भारत को 100 में से 100 नंबर दिए हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने कोरोना के खिलाफ 73 देशों की सरकारों की सक्रियता पर एक रिसर्च किया है। इसमें कोरोना के खिलाफ भारत की मुहिम को परफेक्ट 100 का स्कोर मिला है। पर वो जानता था कि असली लड़ाई कोरोना से नहीं, असल में लड़ाई तो भीतर घाती राजनीति से थी। फिर भी उसने आदेश देने के भाव से कुछ नहीं किया, बल्कि उसने जनता को जनादर बनाकर उससे सहयोग मांगा था। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि उसकी नीयत में कोई खोट नहीं थी। अच्छा कदम ही कहूँगा, गवर्नमेंट की कोशिश है, हमें साथ देना चाहिए। तो आप साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार बिल्कुल तैयार। बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो कदम उठाया है, जो आग्रह किया है, क्या वो लोग मानेंगे और लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? मानना चाहिए लोगों को, साथ देना चाहिए लोगों को। आप साथ देने के लिए तैयार हो? जी हाँ जी, हम तैयार हैं साथ देने के लिए। घर से बाहर नहीं निकलेंगे, न बच्चों को भी नहीं निकलने देंगे। शायद अन्य राजनीतिक दलों को ये बात भाई नहीं कि जनता ने उसके कदमों का समर्थन कैसे किया। और फिर यहीं से शुरू हो गई राजनीतिक दलों की गंदी राजनीति। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी उन्हें अपनी डूबती राजनीतिक जीवन की संजीवनी दिखाई दी। वरना ये कैसे हो गया कि लॉकडाउन के प्रथम चरण, जिसकी अवधि 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक थी, उसकी ये हालात महज एक सप्ताह के अंदर हो गए। ये क्लिप्स है 28 मार्च 2020 की आनंद विहार टर्मिनल की। दिल्ली प्रशासन कहती रही कि इनका इन मजदूरों के पलायन में कोई हाथ नहीं, पर इतनी बड़ी भीड़ बिना किसी प्रशासनिक अमले के लगे दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे क्या यूं ही पहुंच गई, या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा छिपी हुई थी? सवाल ये भी था कि महज कुछ दिनों के अंदर ही मजदूरों के मन में इतना भय किन्होंने बैठा दिया। दरअसल योजना तो थी उत्तर प्रदेश पे जिम्मेदारी थोपने की, या उस सूबे की मुखिया की बेइज्जती करने की। खेल तो बढ़िया खेला केजू दादा। लाशों की राजनीति करने वाले कुछ अन्य दलों ने केजू को अपना गुरु मान लिया, और फिर शुरू हुई गंदी राजनीति का 2.0। केंद्र सरकार ने लोगों से निवेदन करके तो कभी कड़ाई बरत के स्थितियों पर नियंत्रण रखने की कोशिशें जारी रखी। आवश्यक वस्तुओं, दवाओं आदि की कमी न होने दी, न ही कीमतें बढ़ने दी। लेकिन पहले दिल्ली की पार्टी ने मजदूरों के मन में भय और घर लौटने की तड़प भरी। फिर महाराष्ट्र में अफवाहें जानबूझकर फैलाते हुए यूपी, बिहार, उड़ीसा और बंगाल की मजदूरों को रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाया गया। और चूँकि तब सभी ट्रेनें बंद थीं, तय था कि गालियाँ तो उसे ही पड़नी हैं जिसने अपनी रातों की नींद गंवा दी उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे संसद की चौखट लांघने की ताकत दी थी। उसने ट्रेन चलाने की ज़रूरत समझी। रेलवे को आदेश दिया गया कि जिन भी राज्यों में प्रवासी श्रमिक हैं, उन राज्यों से पूछकर उनके लिए कितनी ट्रेनें चाहिए, उतनी ट्रेनें चलवाई जाएं। यहाँ से शुरू होती है गंदी राजनीति का 2.0।
आरोप प्रत्यारोप के माहिर खिलाड़ियों ने देखा कि यदि ट्रेनें चल गई तो प्रवासी मजदूरों की बेबसी के आंच पे सिक रही उनकी राजनीतिक रोटियों का दौर बेहद जल्दी खत्म हो जाएगा। उन्होंने न ट्रेनों की संख्या बतलाई, न ही आवश्यक अनुमति रेलवे विभाग को दी। इधर रेलवे मंत्री और रेलवे विभाग तमाम तैयारियों के बावजूद राज्यों के अनुमति की बाट जोहता रहा। देश का रेलवे मंत्री इतनी बेबसी में पहले कभी शायद न रहा होगा। रेलवे मंत्री ने बार बार ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार से तमाम जानकारियां मांगी, परंतु उन्हें कोई रिस्पॉन्ड समय से ना मिला। अंततः उसे समझ में आ गया कि रेलवे को राज्यों से अनुमति न मिलेगी, इसलिए उसने ये कानून बदला, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आम लोगों तक उसके प्रयासों को पहुंचने में रोकने में विपक्ष को सफलता मिली। विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, परंतु मन में कुछ सवाल है जो पूछना बेहद लाजमी है। क्या अन्य राज्यों में सत्ता में बैठे राजनीतिक दल उस श्रमिक वर्ग को 2 माह भी न झेल पाए जिसने उनके शहर की तमाम बस्तियों को बसाया? वो भी तब जबकि उसने कहा था कि वो और भी राहत के कदम उठाएगा। 20 लाख करोड़ का ये पैकेज क्या इसलिए घोषित किया गया कि तुम मजदूरों को भगा दो? पर याद रखना, किसी के पेट की भूख का, किसी की आंखों के आंसू का और किसी के पाँव के छालों का जो तुमने मजाक बनाया है, उसका हिसाब वो मांगे ना मांगे, ऊपर वाला जरूर मांगेगा। सवाल तो ये भी जायज़ है कि तमाम राज्य यूपी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, जहाँ से बेगारी करने मजदूर हर वर्ष पलायन करने को मजबूर होते हैं, उन राज्यों में वर्षों से बैठे हुए चेहरों ने क्या किया, उन्हें भी जवाब देना चाहिए। आखिर बंगाल में इतने वर्षों से सत्ता का सुख भोग रहे वामपंथियों और ममता दीदी को जवाब देना होगा। आखिर बंगाल से मजदूर दिल्ली और मुंबई क्यों गए? उन्होंने उद्योग धंधे क्यों नहीं लगवाए? महज राजनीति चमकाने के लिए सिंगूर से टाटा को भगाकर राज में तो आ गई दीदी, पर भोले भाई बहनों को खूब छला मिलकर सबने। उत्तर प्रदेश की सत्ता का सर्वाधिक भाग सुख भोगने वाली कांग्रेस पार्टी, परिवारवाद को विरासत बनाने वाली समाजवादी पार्टी और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने रहने वाली माँ बहन जी को विचार करना होगा कि आपके प्रदेश में आपने उद्योगों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया। क्या दिल्ली से छोटा है उत्तर प्रदेश? जब इसी प्रदेश के युवाओं के श्रम से दिल्ली की फैक्ट्रियाँ चल सकती हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश आगे न बढ़ पाता? बहुत राजनीति की आप सबने, जात पात की, बहुत दुख झेला। भोले भाले लोगों ने आपको वोट देने के लिए ट्रेन पकड़कर शहरों से वापस आते थे, पर आपने उनके रोजगार के लिए कुछ न किया। बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों के श्रमिकों को क्यों बाहर जाने की जरूरत पड़ी? बिहार के शासन का पूर्व में सुख भोगने वाले राजनेताओं की शह पर रंगदारी टैक्स मांगने वाले राज्य में भला उद्योग कैसे लगा पाएं? वहीं खनिज संसाधनों से युक्त उड़ीसा में भी गरीबी का आंकड़ा वहाँ की सरकार न सुधार सकी, क्यों? लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना बुरा नहीं, पर स्वयं के राज्य में नौकरियों का अभाव बुरा है। आज केंद्रीय शासन की नीतियों पर जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं, उन्हें भी पता है इस सरकार की नीयत में खोट नहीं। आज बस इतना कह सकते हैं कि देश का मुखिया भले ही गलत साबित किया जा रहा हो, लेकिन उसकी नीयत भी गलत कुछ नहीं और न ही उसके प्रयासों में कोई कमी है। बस आज वो तमाम विरोधियों के जालों में फंस गया है।